अच्छा जी। सो दिस इज लेटर राइटिंग। ओवरऑल आपने जनरली लेटर राइटिंग पढ़ी होगी या लेटर राइटिंग का आपको पता होगा। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो लेटर राइटिंग पढ़ रहे हैं ये स्पेशली ये फॉर्मल लेटर्स हैं, ठीक है। और फॉर्मल लेटर्स में आप इसे कह सकते हैं कि बिजनेस लेटर्स हैं। बिजनेस लेटर इसे हमने टर्म इसलिए यूज़ की कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में ये यूज़ हो रहे हैं। आप कहीं ऐसा ना कंसिडर करें कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप बिजनेस लेटर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग लेटर नहीं होते, बिजनेस लेटर्स ही होती हैं, इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स होती हैं। और जाहिर है बीइंग इंजीनियर आपने लोगों से कॉरेस्पॉन्ड करना है, तो आपने लेटर्स के थ्रू ही कॉरेस्पॉन्ड करना होगा, तो उसके लिए बिजनेस लेटर्स हैं। अब पहले हमें इसको समझना होगा कि बिजनेस लेटर और जो नॉर्मल हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो हम बिजनेस लेटर लिखते हैं वो आप ये तो पहले समझ लें कि वो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल नहीं होते। तो इसलिए उनके बारे में कहा है कि उनमें स्पेसिफिसिटी होती है और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। जबकि सोशल लेटर्स जो हैं, जो इनफॉर्मल लेटर्स भी जिन्हें हम कहते हैं, वो आपके थोड़े से इनफॉर्मल होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड इसके लिए मैंने एक टर्म यूज़ कर दी है, वो पर्टिकुलरली ओपन एंडेड मैंने इसलिए कहा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी भी लेटर में आप कोई फॉर्मेट फॉलो करें। जनरली आप डियर सन, लविंग सन या जो भी आपका इनफॉर्मल रिलेशन है उस वे में लिख के ओपन एंडेडली किसी भी तरह बात कर सकते हैं। कोई आपको फॉर्मल नॉर्म्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो कम्प्लीटली ओपन एंडेड है, ठीक है। जबकि बिजनेस लेटर जो है वो स्पेसिफिक है और एक्यूरेट है और इसमें कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, 3-4 किस्म के फॉर्मेट्स हैं बिजनेस लेटर के, तो आप उन्हीं फॉर्मेट्स को फॉलो करेंगे। इवन फॉर्मेट भी आप उसके अलावा वेरी नहीं कर सकते, उनमें से जो मर्जी फॉलो करें अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस लेटर सुपीरियर है या इन्फीरियर है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपके बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपके बिजनेस लेटर फुलफिल करते हैं। और हमने पहले ही ये आपको पता है, अभी हम पढ़ चुके हैं इतनी डिटेल में कंसाइजनेस, कि आपका अगर बिजनेस लेटर एक स्पेसिफिक और एक्यूरेट नहीं होगा, लंबी लंबी गप्पें होंगी, तो वो फिर अपना टारगेटेड कम्युनिकेटिव पर्पस अचीव नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन ये सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, लेकिन इसका यूनिक पर्पस होता है। हर लेटर जो आप लिख रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, तो वो पर्पस जो है वो होगा उसमें। इसलिए हमने कंसिडर करना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कौन सी ऑडियंस इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी। फिर हम जब बिजनेस लेटर लिख रहे हैं वी नीड टू कंसिडर फ्यू मोर थिंग्स। ये चीज़ें कुछ हमने जहन में रखनी है जो आपको 7 सीज में बार बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए गो थ्रू हो कि हमारी ऑडियंस जो है उसके पास लिमिटेड टाइम है, वो वेली नहीं बैठी हुई, ठीक है। फिर ये जो आपका लेटर है ये किसी के बिजनेस से रेलेवेंट है या नहीं है, किसी के फ़ायदे का है, किसी के नुकसान का है या नहीं है, टू होम इट मे कंसर्न। तो ये जो है ना रेलेवेंट होना चाहिए, और जिसको आप लिख रहे हैं उसका फ़ायदा या नुकसान की कोई बात होनी चाहिए, बिल्कुल यूजलेस सा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई पर्पस ही ना हो। मीन अदर थिंग, रेलेवेंस ऑफ पर्पस। तीसरी चीज़, देयर इंटरेस्ट इज इन बॉटम लाइन। जो भी आपका रिसीवर है उस लेटर का, उसका इंटरेस्ट बॉटम लाइन में है। अब सर बॉटम लाइन क्या है आपके ख्याल में? बॉटम लाइन सर आइडिया नहीं है वैसे जनरली अगर हम कहें बॉटम लाइन का वर्ड यूज करें, सर, सबसे एंड वाली लाइन जो होती है। अच्छा ठीक है, कोई और बता सकता है कि ये एंड वाली लाइन बॉटम लाइन चलिए आपने कह दी। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, बॉटम लाइन नेसेसरीली एंड वाली लाइन नहीं है। बॉटम लाइन से मतलब है कि बेसिक बॉटम किसी चीज़ का, यानी कि अगर आप एक बर्तन में कोई पानी डालें तो अगर उसका बॉटम ना हो तो वो पानी सर बह जाता है। आखिरी याद यानी कि यहाँ पे लिमिट खत्म हो जाती है, इससे आगे आप। जी जी, लेकिन आपने इसको फिगरेटिव सेंस में समझना है। देखिए किसी बर्तन में अगर आप पानी डालें और उसका बॉटम ना हो तो पानी ठहरेगा उसमें? नहीं ठहरेगा। तो वो बर्तन यूजलेस हुआ जिसमें आपने पानी डालना है और उसका बॉटम ही नहीं है।
तो बेसिकली बॉटम उसके बैकबोन है और बॉटम वो चीज़ है जिसने इसको मेन पर्पस दिए हुए। अगर बॉटम को निकाल दें उस बर्तन के को, तो उस बर्तन में बेशक आप सालन डालें, बेशक आप पानी डालें, कुछ भी उसमें नहीं ठहरेगा। इसी तरह बॉटम लाइन आप यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने इसलिए यूज़ किया कि मेन पर्पस आपका क्या है वो लेटर लिखने का और आप क्या चाहते हैं, तो वो बॉटम लाइन आपकी उसमें इंटरेस्टेड है आपका रिसीवर और वो फॉरम दे वांट टू रीच टू द बॉटम लाइन। इसीलिए अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट लाइन को कंसिडर नहीं किया जाता ओवरली, आप देखेंगे तो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर। लेकिन व्हाट डू आई बिलीव कि सब्जेक्ट लाइन को लाजमी होना चाहिए और मैं इसे ऑप्शनली मैं इसे कहता हूँ इसे आप नेसेसरीली रखिए और मैंडेटरी कंपोनेंट कंसिडर करें। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक पर्पस है वो सब कुछ है, जो बॉटम लाइन है वो पूरा लेटर पढ़े बगैर अगर आप सब्जेक्ट पढ़ें तो उससे आपको ही ठीक हो जाता है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि जो बॉटम लाइन है मेन क्रक्स ऑफ आपकी गुफ्तगू है जिस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं उसमें आपके लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उसको आपने लाजमी लिखना है। इधर उधर की बातें बेशक ना लिखें, कोई मसला नहीं, इसलिए लेटर को शॉर्ट और प्रिसाइज लिखना है, बहुत लेंथी नहीं करना। फिर आपने अपना स्टाइल चूज करना है कि आपका स्टाइल सही लेवल पे होना चाहिए। देखिए इवन फॉर्मल लेटर राइटिंग में कन्वर्सेशनल से लेके लिगलिस्टिक ये दो मैंने स्टाइल किए। अब देखें जब आप किसी चीज़ के स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं तो दो एक्सट्रीम लाइंस होती हैं। अब आप इन्हें एक स्टैंडर्ड ले लिया फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल को इनफॉर्मल को तो भाई आपने छोड़ दिया। अब जो इनफॉर्मल है ना उसके एक एक्सट्रीम एंड पे जो कि इनफॉर्मल के पास है वो आपका कन्वर्सेशनल स्टाइल है और फिर लेकिन वो फॉर्मल में शुरू हो जाता है, और दूसरा एंड है उसका लीगलिस्टिक। तो एक जो एक्सट्रीमली फॉर्मल है ना वो एक्सट्रीमली फॉर्मल जो है उसको आप लीगलिस्टिक कहेंगे। और जो सम टाइम देखें अगर एक लेटर ऐसा है जिसमें आपने फॉर्मल टोन रखनी है लेकिन वो इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, आप अपनी ऑफिस में एक दूसरे बंदे को लेटर लिख रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, बल्कि ईमेल को आप समझ लें तो वो थोड़ा सा कन्वर्सेशनल होगा, ईमेल भी एक किस्म का लेटर होता है। तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल में बात करें, इवन लीगलिस्टिक अप्रोच में बात कर रहे हैं, तो वो जो आपका रीडर है वो एलिनेट फील करेगा, वो कहेगा यार ये तो मेरा कुलीग ही नहीं लगता है, कोई और बंदा बात कर रहा है। तो उसको आपने इन्वॉल्व करना है तो थोड़ा सा उसको कन्वर्सेशनल स्टाइल में रखना है। और जहाँ पे आपने कोई लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करनी है वहाँ पे आपने वो एक्सट्रीमली फॉर्मल है, वहाँ पे आपने बिल्कुल कैजुअल नहीं होना, बहुत प्रोफेशनल होकर बात करनी है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं आपके फॉर्मल के लेवल की, ठीक है। एक को आप इनफॉर्मल की तरफ ले जाएं और एक को एक्सट्रीमली फॉर्मल की तरफ ले जाएं, लेकिन वो जो इनफॉर्मल है कन्वर्सेशनल है वो भी आपका इनफॉर्मल में नहीं जा रहा, फॉर्मल की वो एक्सट्रीम है जो इनफॉर्मल के साथ टच हो रही है। तो अभी आपको कन्वर्सेशनल और लिंग्विस्टिक का मीनिंग पता है? कन्वर्सेशनल और लिंग्विस्टिक का मीनिंग पता है? मैंने दोनों के पॉइंट्स तो डिस्कस कर दिए, ये ना बाद में कहीं हमें तो मीनिंग ही नहीं पता था। कन्वर्सेशनल कन्वर्सेशन से यानी जो आप गुफ्तगू करते हैं, रोज़मर्रा की गुफ्तगू, और रोज़मर्रा की गुफ्तगू भी आपकी फॉर्मल हो सकती है लेकिन अब डेटा इनफॉर्मल होती है। और लीगलिस्टिक मिसाल के तौर पे आपका कोई बिजनेस इशू है और आप लीगल स्टांस ले रहे हैं उसके खिलाफ और उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, को लेटर लिख रहे हैं या किसी लीगल इशू को एड्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक एक लफ्ज़ बहुत फार्मल होना चाहिए और उसमें कोई ज़रा सी नॉन प्रोफेशनलिज्म और कैजुअल चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कहीं पे वो आपके लिए लीगल इशू ना बन जाए। सो आपको इसलिए किस किस्म का लेटर है, किस सिनेरियो में आप लिख रहे हैं, बीइंग अ राइटर आपके जहन में होता है और आपने उस अपने लेवल को फॉलो करते हुए, जैसे मैंने वो कहा था अपवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। जब आप अपवर्ड लिखेंगे तो उसमें आप एक्सट्रीमली फॉर्मल हो जाएंगे, जब आप डाउनवर्ड होगा तो उसमें आप थोड़े से कन्वर्सेशनल हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर लेवल एंड योर पर्पस ऑफ द लेटर यू कैन चूज द राइट वे, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया कि आपने क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी। अगली चीज़ है ये कि आप प्रोनाउन मोस्टली यूज़ करते हैं आई, वी और यू। अब वो कहाँ पे आपने प्रोनाउंस यूज़ करने हैं, आई कहाँ पे, वी यूज़ करना है, कहाँ पे यू करना है। आप जब लेटर लिख रहे हैं तो अपने लिए आप आई यूज़ करेंगे, लेकिन आप मोस्टली आई इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है।
अगर आपने कहीं पे अपना ओपिनियन देना हो तब आप आई यूज़ करते हैं। ओवरऑल आप अपनी कंपनी को शो कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी पॉलिसी के बारे में बता रहे होते हैं, तो आप बेहतर है कि वी यूज़ करें, ठीक है। और यू जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर है आप अपने रिसीवर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आप लोगों को यू एटीट्यूड बड़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो यू का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और बड़े तरीके से आपने करना है। और जहाँ भी यू को एड्रेस कर रहे हो हमेशा आपने यू कंसिडर करना है कि बहुत ही आपके लिए मुतबर्रक, मोहतरम और मुक़द्दस चीज़ है। तो आप यूजुअली ये प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, और इसमें भी प्रेफरेबल है कि आप वी यूज़ करें, ताकि इससे ये लगे कि आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, जहाँ कहीं आपने अपना ओपिनियन देना हो, फॉर एग्जांपल आपका एक ओपिनियन हो सकता है किसी मसले में आपकी कंपनी से डिफर कर रहा हो, तो वहाँ पे आप अपना ओपिनियन देने के लिए आई यूज़ कर लें, ठीक है। फिर अगेन वही बात आ गई कि एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेफरेबल है बेटर देन पैसिव वॉइस, क्योंकि क्लियर कट आपको स्पेसिफिक, पर्सनल और एम्फेटिक बात मिल जाती है। ये हमने कंक्रीटनेस में भी पढ़ा था और क्लैरिटी में भी पढ़ा था, और मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने इतनी डिटेल में वो चीज़ें पढ़ाई हैं कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर किसी को इशू है तो पूछ लें। अच्छा, फिर अगेन वही आपने 7 C's को फॉलो करना है हर अपनी राइटिंग में। तो यू नीड टू बी कंसाइज, लंबी लंबी नहीं बातें छोड़नी, कंसाइजनेस वर्सेस कर्टसी। लेकिन जहाँ पे कंसाइजनेस के मुकाबले में कर्टसी आ जाए तो फिर आप लोग किसको फॉलो करेंगे? वो ऑनलाइन है या सिर्फ शक्लें नजर आ रही हैं मुझे? सदाम? जी सर ऑनलाइन है। मुझे जी नजर सर। आ रहा है आवाज में। सदाम, अगर कंसाइजनेस और कर्टसी आमने सामने आ जाए, आप एक जगह जो है जब कर्टसी को अचीव करें तो कंसाइजनेस वायलेट हो रही है, तो आप किसे प्रेफर करेंगे? कर्टेसी को सर। अच्छा जी, फैजान, यू रेज योर हैंड प्लीज, आस्क द क्वेश्चन। फैजान? नो सर, सॉरी, गलती से हो गया सर। अच्छा, मैंने कहा कोई क्वेश्चन पूछना है, चलें ठीक है। अच्छा, फिर देख लें, पहला मेन फोकस है आपका कंसाइजनेस, लेकिन कर्टसी से कहीं इसका अगर आमना सामना हो गया तो कोशिश करें कि कर्टसी को फॉलो करें। इवन अगर आप देख लें कि अक्सर औक़ात लेटर के आखिर में जो प्रॉम्प्टिंग लाइन होती है, कंक्लूडिंग लाइन होती है, उसमें हमने अक्सर औक़ात थिंकिंग इन एंटीसिपेशन या वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखा होता है। तो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स हो सकता है अगर आप कंसाइजनेस अचीव करें, लेकिन आपको कर्टियस रहना है और कर्टियस एंड करना है, तो आप एक पॉजिटिव का वर्ड ऐड कर दें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि बेहतर होगा, ठीक है। फिर आफ्टर केयरफुल रिव्यूइंग दिस प्रपोजल वी हैव डिसाइडेड टू प्रायोरिटाइज। देखें, अब ये 2 सेंटेंसेस हैं। अब आप लोग यहाँ शो हो रहे हैं तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, ज़रा इसको मैं काम करता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे आफ्टर केयरफुल रिव्यूइंग दिस प्रपोजल वी हैव डिसाइडेड टू प्रायोरिटाइज अदर प्रोजेक्ट्स दिस क्वार्टर। अब ये एक लेटर में लिखा है, आपको किसी ने प्रपोजल सेंड किया और आपने उसका जवाब ये लिखा है, और दूसरा जवाब आपने लिखा है, नोबडी लाइक्ड योर प्रोजेक्ट आइडिया सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फंडिंग। अब देख लें दूसरा कितना ब्लंट है, आल्दो 2-3 लफ्ज छोटा है इस वाले से 2-3 लफ्ज छोटा है, लेकिन ये वाला बहुत ही ब्लंट है और बहुत ही नेगेटिव फीलिंग को अराइज करेगा। जबकि ये वाला देखें, आपने अगर लेटर में एक में जुमला लिखा है कि आफ्टर केयरफुल रिव्यूइंग दिस प्रपोजल वी हैव डिसाइडेड टू प्रायोरिटाइज, कि हम दूसरों को प्रायोरिटाइज कर लें, दूसरे हमारी प्रायोरिटी पे हैं, हमारे से ज़्यादा लिंक होते हैं, तो ये बात आपको ज़्यादा मुनासिब लगेगी निस्बतन इसके जो आपने ये बात की। तो यहाँ पे बेशक ये ज़्यादा कंसाइज हो रहा है ये वाला, लेकिन ये वाला ज़्यादा कर्टियस है, तो कोशिश करें इस किस्म के जुमले को फॉलो करें, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली आपने एक लेटर लिखना है, तो लेटर को शुरू कैसे करेंगे? पहले आप उसके पर्पस के बारे में सोचें, फिर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप उस लेटर की रिक्वायरमेंट है, और क्या आप उस लेटर से पर्पस अचीव करना चाहते हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट आउट कर लें। फिर वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके लेटर की आउटलाइन आपको शो कर देंगी। मीन आउटलाइन ये होती है कि वो आपको फ्रेमवर्क बता देगी कि देखें, आपने जब कोई लेटर लिखना होता है, फॉर एग्जांपल फी वेव आपका लेटर लिखना है, तो वो आप ये एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें आप कहते हैं यार पहले मैं बताऊंगा कि मैं गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, इतने मसाइल नहीं हैं, आजकल कोरोना की वजह से हालात और ख़राब हो गए हैं,
इसलिए मेरी फ़ी देना नामुमकिन है वालिदैन के, तो मुझे इतने % फ़ी वेव ऑफ चाहिए। तो ये आप अपने जहन में अपने लिस्ट कर लिया कि मैं ये इशू बताऊंगा जो लीड करेंगे टुवर्ड्स दिस थिंग, और फिर होगा मेरा पर्पस अचीव होगा। तो उसी तरह सम टाइम आप जब लिस्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, तो वो आपको आउटलाइन प्रोवाइड कर देती है और आउटलाइन के मुताबिक फिर आप अपना लेटर लिख देते हैं। आइडेंटिफाई द आंसर्स दैट मैच द रिक्वायरमेंट यू हैव जस्ट लिस्टेड। मीन आपकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने फ़ी वेव ऑफ लेना है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है जी क्यों फ़ी वेव ऑफ दी जाए, आपका घर का स्टेटस क्या है, वो डेफिनेटली आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा, आपके फादर प्रोफेशन के बारे में पूछेगा, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं उनके बारे में पूछेगा, आपका फैमिली स्टेटस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इन आउटलाइंस पे आपने लिखना है, आपने ये आंसर्स एड्रेस करने हैं और इनके आंसर्स, ये क्वेश्चन एड्रेस करने हैं और इनके आंसर्स ये होंगे, तो ये आपको उस पूरे लेटर की आउटलाइन प्रोवाइड कर देगा। अब आपने आउटलाइन अपने जहन में एक बना ली, तो बेसिकली जब आप फॉर्मेट बनाते हैं लेटर का, उसके 7 एसेंशियल पार्ट्स हैं, ठीक है। एक आउटसाइड एड्रेस है, डेट है, इनसाइड एड्रेस है। सब्जेक्ट लाइन को ग्रीन मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं अभी आपको सब्जेक्ट लाइन की इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ कि इसको कुछ राइटर्स कहते हैं कि इसको ऑप्शनल होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा है कि इसको ऑप्शनल नहीं, नेसेसरीली ऐड अप होना चाहिए। और इसके नेसेसरीली ऐड अप होने की वजह ये है कि ये बॉटम लाइन पे फ़ौरन ले जाता है अपनी ऑडियंस को। फिर सैल्यूटेशन है, फिर बॉडी है और फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज है। अब हम एक एक को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर होते हैं, जैसे सब्जेक्ट लाइन, जैसे आपकी अटेंशन लाइन होती है, ठीक है, इंक्लोयर होती है, इन्फो लाइन होती है, वो फिर हर लेटर के मुताबिक उसमें ऐड होती है। मीन फॉर एग्जांपल जब आप मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था, एक पता है जब आप ईमेल भी कर रहे हो या जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, फ्रॉम टू और एक सीसी होता है, वो सीसी क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। कार्बन कॉपी सर। इसका पर्पस क्या होता है? कहा सर अगर हम किसी को कर रहे हैं मेल, तो दूसरे शख्स को पता ना चले कि हम अपने किसी सीनियर ऑफिसर को भी कर रहे हैं मेल, तो उसको हम सीसी कर देंगे। हाँ ठीक है, किसी यानी कि तीसरे शख्स उसे को पता ना चले कि हमने उसको सीक्रेट में उसको मेल किया है। नहीं, ये सीक्रेट नहीं करते, ये ओपन करते हैं और उसको पता चलता है। मीन फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं एक रिजल्ट है आप लोगों का, वो बार बार सबमिट करवाता हूँ, बार बार मेल कर देता हूँ एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को, लेकिन एग्ज़ाम डिपार्टमेंट बार बार मेरे एचओडी को लेटर लिखता है कि जी हमें मेल नहीं हुआ। तो उसका बेहतर हल ये है कि मैंने वो लेटर मेल किया, टू लिखा एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के बंदे को और सीसी में लिख दिया एचओडी के नाम। तो अब वो जब एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वाला देखेगा वो कहेगा सीसी से भी हुई है, और कल को आपको प्रूव करना है तो आप अपने एचओडी को कह सकते हैं कि ये तो रिजल्ट मैंने देखे भेजा है, आपको सीसी किया है, इसको वो भेजा है, तो आपके पास एक प्रूफ होगा। इसी तरह समटाइम ऑफिशियली जब आप लेटर लिख रहे होते हैं, जो हैंड रिटन लेटर होता है या जो आपने टाइप करके भेजा होता है, आप ईमेल नहीं कर रहे, उसमें मैंने कहा एक नॉन एसेंशियल पार्ट इन्फो का होता है। फॉर एग्जांपल वो लेटर आपने लिखा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, आपने मिसाल के तौर पे एक नया बंदे को इंडक्ट किया है और उसकी सैलरी के लिए लेटर लिखा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, तो उसके आप इन्फो में उस बंदे को भी उस लेटर की एक कॉपी भेज देते हैं और उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को जहाँ पे वो काम करने गया उसको भी भेज देते हैं, ताकि उनको इन्फॉर्म हो जाए कि जी आपके अकाउंट डिपार्टमेंट को आपकी सैलरी के लिए लेटर चला गया, ठीक है। तो सम टाइम हम उसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहे होते, बल्कि इन्फो में या सीसी में वो लोग होते हैं जो कंसर्न होते हैं, उनको हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। टू उस बंदे को कहा जा रहा होता है कि जो डायरेक्टली उस पे जिसने उस लेटर पे एक्शन लेना होता है, और इन्फॉर्म या सीसी उस बंदे को किया जाता है कि जो उससे कंसर्न हो, उसको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि ये चीज़ हो गई है, ठीक है। तो इस तरह ये एक इन्फो वाला या सम टाइम कुछ आप अगर जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब लेटर लिखते हैं, तो जॉब लेटर के नीचे ENCL लिखते हैं। ENCL के आगे कॉलन होता है और उसमें आप लिख देते हैं कि ENCL मीन एम्प्लॉयर, कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। अगर आपने लगाई है फॉर एग्जांपल मैट्रिक की डिग्री लगाई है, मैट्रिक के बाद की जो डिग्री लगाई है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, तो वो एम्प्लॉयर के नीचे आप इन लिस्ट कर देते हैं। तो ये तमाम के तमाम नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर हैं जो कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप ऐड करते हैं। और बेसिकली ये 7, जिसमें कुछ लोग कहते हैं 6,
और मैं कहता हूँ साथ के साथ, ये साथ के साथ हर लेटर में होना लाजमी, लेटर में। अब आउटसाइड एड्रेस जो है आपका उसको हेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये आउटसाइड एड्रेस जो होता है ये योर एड्रेस, आपका अपना एड्रेस होता है, ठीक है। और जो आपका आउटसाइड एड्रेस है, जैसे मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा एग्जामिनेशन हॉल। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि यहाँ आपको कर्सर नज़र आ रहा है, जब आप पेज, आपके पास एक पेज होता है और फॉर एग्जांपल ये एक पेज है आपके पास, तो इस पेज के यहाँ पे आप बचपन से जो लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC ब्ला ब्ला ब्ला, तो यहाँ पे आपका आउटसाइड एड्रेस आ जाता है, ठीक है, जो आपका एड्रेस है, योर एड्रेस है। लेकिन इसको हम हेडिंग भी कहते हैं। देखिए बाज़ औक़ात आप ये जो लेटर लिख रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ योर कंपनी, और आपकी कंपनी का लेटर हेड होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ फिर वो आपको आउटसाइड एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती, बल्कि यहाँ दरमियान में लेटर हेड पे आपका एड्रेस ऑलरेडी मेंशन होता है, तो यहाँ पे दोबारा आपको वो एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको आउटसाइड एड्रेस कहा जाता है, ठीक है, या हेडिंग कहा जाता है। अगर हेडिंग गिवन है तो आपको आउटसाइड एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये देखें, ये दरमियान में आउटसाइड एड्रेस और हेडिंग लिखा हुआ है, तो इस तरह समटाइम आपका एड्रेस लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चलें होपफुली आप समझ गए। देखें यार, जैसे आपकी अटेंडेंस शीट है, अगर आपको अभी इधर नज़र नहीं आ रही होगी, तो इसके टॉप पे यहाँ पे ये दरमियान में लिखा हो एड्रेस, और मैं इसी लेटर हेड पे लेटर लिख रहा हूँ, तो फिर मुझे फर्दर अपना एड्रेस लिखने की और वो साइड पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए इसको हम आउटसाइड एड्रेस या हेडिंग कहते हैं, ठीक है। योर कंपनी लोगो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इफ हेडिंग इज अवेलेबल देन नो नीड टू यूज योर एड्रेस अगेन बिकॉज बोथ आर द सेम, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा एसेंशियल पार्ट है वो आपकी डेट आ गई। अच्छा, आप आपके आउटसाइड एड्रेस के नीचे एक लाइन छोड़ के आपने डेट लिखनी है। डेट आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल May 1, 2020 और 1 May 2020। ये आपके फॉर्मल वेज हैं। ये जो नीचे रेड में मैंने लिखे हैं ये इनफॉर्मल वेज हैं, तो कोशिश करें कि इस किस्म के स्टाइल को अवॉइड करें। इन दोनों स्टाइल्स में से कोई भी एक स्टाइल में आप डेट लिख लें। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया बिजनेस लेटर। नाउ तीसरी चीज़ है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस रिसीवर का एड्रेस होता है, जो अक्सर औकात एक लाइन छोड़ के डेट के एक लाइन छोड़ के नीचे ही कब बाज़ औकात होता है, और बाज़ औकात वो राइट हैंड पे होता है। तो रिसीवर्स एड्रेस में आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल जैसे लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन द मैनेजर प्रोडक्शन ABC इंडस्ट्रीज इस्लामाबाद, ये आपका कंप्लीट इनसाइड एड्रेस हो गया। उसके बाद आपकी आ जाती है सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। मैं पहले भी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे नज़दीक ये आपका एक नेसेसरीली रिक्वायर्ड पार्ट है, तो इसको ज़रूर ऐड करें। अब सब्जेक्ट लाइन, फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपनी के लिए कुछ मैकेनिकल आइटम्स, लैब आइटम्स डिमांड करने हैं किसी कंपनी को, तो आप राइट अ लेटर टू ABC, आपको ये क्वेश्चन आया, आप देखें मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बता दिया। राइट अ लेटर to ABS company to get the price list quotation of required lab items। उसका सब्जेक्ट कैसे होगा, आप ऐसे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद कॉलन लिखेंगे और फिर आपने बाकी को अंडरलाइन कर देना है। और अंडरलाइन करने में देखें आप, ये मैंने लिखा इसलिए यहाँ पे ना क्वेश्चन कि आपको रिक्वायरमेंट पता है आपने कैसे लिखना है। तो इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में आपने लिखा है जी प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट को कोटेशन भी कहते हैं। तो पहले वाला जो आपने लिखा है इसमें प्राइस लिस्ट ऑफ लैब आइटम्स, आपने ये नहीं लिखना लेटर अबाउट या कंप्लीट जुमला नहीं लिखना होता है। यहाँ पे एक फ्रेज लिखनी होती है जो दैट इज अ जिस्ट और वी कैन से ग्लिम्प्स ऑफ द होल लेटर, उसकी हाइलाइट्स होती हैं, तो वो अपने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना। देखिए प्राइस लिस्ट ऑफ लैब आइटम्स, या फिर आप उसे कोटेशन लेटर लिख दें। कोटेशन इन इटसेल्फ कवर्स द नेम ऑफ प्राइस लिस्ट। अब इसमें आप दो चीज़ें नोट कीजिएगा, ये देखें, ये बेशक ये सब्जेक्ट लाइन मैंने लिखी है या ये लिखी है, दोनों में से कोई भी लिखी है, ये मैंने उठाई यहाँ से ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए P ब्लू में है, L ब्लू में है, ये भी L ब्लू में है, ये I ब्लू में है। इस वाले सब्जेक्ट लाइन में Q ब्लू में और L ब्लू में। इसमें जो भी आपके वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं एक्सेप्ट
few words like prepositions, जैसे ये देखें ये एक preposition है. जैसे ये देखें ये ऑफ की एक preposition यूज हो रही है. तो इस तरह prepositions वगैरह जो हैं उसका फर्स्ट लेटर नहीं, लेकिन उसके अलावा जितने वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर आपने लाजमी कैपिटल रखना होता है, क्योंकि ये एक हाईलाइटेड वे और हाईलाइटेड वे में ये इसकी रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे देखिए कोटेशन का क्यू कैपिटल है, इधर इसका एल कैपिटल है, इसका पी एल और आई कैपिटल है, लेकिन ये ऑफ का वो कैपिटल नहीं है. सो ये एक प्रॉपर तरीका है सब्जेक्ट लाइन को लिखने का. सब्जेक्ट लाइन मोस्टली आपको अगर लेटर की स्टेटमेंट गिवन हो आप वहीं से उठा सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने एक फ्रेज बनाना है, आपने पूरा नहीं लिख देना कि लेटर अबाउट या सेंड अस द प्राइस लिस्ट. आपने उसमें एक फ्रेज उसमें विड्रॉ करना है, और ये ज़्यादा इजी है. सेंटेंस मेकिंग तो वैसे ही बहुत सारे लोगों की ख़राब है और वो यही कहते हैं कि सर गुजारा कर लें, तो अच्छा है वो फ्रेज ही उन्हें लिखना पड़े. अच्छा, अब ये चौथा पार्ट था सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट के बाद आ जाती है सैल्यूटेशन. कुछ लोग सैल्यूटेशन को सब्जेक्ट से ऊपर लिखते हैं, कुछ लोग नीचे लिखते हैं. आप सैल्यूटेशन से नीचे लिखें तो बेहतर है. जैसे सैल्यूटेशन होती है यानी कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं तस्लीमात, ये देखें जैसे डियर सर, डियर मैम. अब देखें अगर आपको पता है आप लेटर जैसे लिख रहे हैं उसका जेंडर क्या है, अगर वो मेल है तो डेफिनेटली आप उसे डियर सर लिखें, अगर वो फीमेल है तो डेफिनेटली डियर मैम लिखें. लेकिन अगर आपको उसका जेंडर नहीं पता, आपको डेजिग्नेशन पता है, तो फिर आप उसमें डियर सर या डियर मैम को ना लिखें, क्योंकि अगर आपको जेंडर नहीं पता और आप डियर सर लिख रहे हैं और आगे मैम है, और अगर आप डियर मैम लिख रहे हैं और आगे सर है, तो ये जो आपकी कंसिडरेशन में हमने जेंडर बायसनेस आपको बताया, तो ये जेंडर बायसनेस में आ जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा, और आपकी सैल्यूटेशन से ही आपका लेटर जो है एक नेगेटिव वे में चला जाएगा. जाहिर है अगर आप लोग सारे मेल बैठे हुए हैं, आपको एक लेटर लिखा जाए और उसमें लिखा जाए डियर मैम, तो हो सकता है कुछ लोग हंसें, हो सकता है कुछ लोग एंजॉय करें, लेकिन डेफिनेटली ये बात बुरी लगेगी. और अगर कोई मैम है उसको सर लिखने तो बुरी लगेगी. तो इसलिए आप दोनों को ओब्लिक डाल के लिखते हैं अगर आपको नहीं पता. ठीक है. इफ डोंट नो द जेंडर बट नो द डेजिग्नेशन, और अगर आपको जेंडर नहीं पता और डेजिग्नेशन पता है तो अब ये भी कर सकते हैं, आप डियर मैनेजर लिखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे सब का सैल्यूटेशन आप देखेंगे तो इसमें मैंने डियर का वर्ड यूज किया है. अच्छा, मैंने आपको पहले कहा है कम्युनिकेशन इज नॉट स्टैटिक. जो मॉडर्न डे लेटर राइटिंग है, मॉडर्न डे लेटर राइटिंग में ये कहा गया है कि टू अवॉइड स्ट्रेंजनेस बिटवीन रिसीवर एंड सेंडर यू यूज डियर. बट हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं हाउ डेयर यू कॉल मी डियर. ठीक है, वो कहते हैं बड़ा रिस्पेक्ट का ध्यान रखें. तो आपको पता हो अगर आप किसी ऐसे इदारे को लिख रहे हैं या किसी ऐसे बंदे को लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें डियर की जगह रिस्पेक्टेड ऑनरेबल लिख लें. ओवरऑल पहले ये लिखा जाता था, आज से 1-2 डिकेड्स पहले, लेकिन आजकल जो मॉडर्न डे लेटर है, इंटरनेशनल लेटर राइटिंग है, उसमें उन्होंने कहा है बेहतर तरीका ये है कि स्ट्रेंजनेस को ख़त्म करने के लिए डियर लिखा जाए. लेकिन आपको पता है आप किस बंदे को लेटर लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसका मिजाज क्या है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर लें, रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल कर सकते हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ये नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली किसी को लिख रहे हैं तो आप डियर ही लिखें, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. ठीक है. फिर उसके बाद आपकी आ जाती है बॉडी. बॉडी में आपकी 3 चीज़ें हैं. देखिए आपके 3 मोस्ट ऑफ द टाइम आप 3 पैराग्राफ्स ऐड करते हैं, और 3 पैराग्राफ का मतलब ये नहीं है ऐसा कि जैसे आप ऐसे में 5 पैराग्राफ ऐड करते हैं बड़े बड़े और बहुत डिटेल होती है. पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप अपने सब्जेक्ट मैटर का इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं. बहुत लंबी डिटेल नहीं लिखते, 2 से 3 लाइन में आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं कि वी आर प्रेजेंट, या आप उसमें ये लिखते हैं कि वी केम टू नो अबाउट योर कंपनी एंड इट्स रिप्यूट फ्रॉम मैनी पर्सन्स, इट्स क्वाइट रिप्यूटेबल कंपनी, वी आर respectable या emerging college of engineering and we want to deal with you about few lab items. So ये इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें आपने अपना भी इंट्रोडक्शन दिखा दिया और उनकी भी थोड़ी सी तारीफ कर दी. ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन लंबा बोल दिया क्योंकि बोल रहा था, लिख नहीं रहा था. ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें आपने सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस कर देना है, अपने आप का इंट्रोडक्शन दे देना है एज ए कंपनी और
दूसरी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देना है। फिर डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें आप डिटेल्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल वही प्राइस लिस्ट ले आपको चाहिए तो आप कहेंगे कि जी वी नीड these lab items, so your goods please send us the price list so that we can decide that we should move on with you, or send us the price list। बस उसमें आप डिटेल लिख देंगे कि कौन कौन से आपको आइटम्स चाहिए। अब वो आपकी मर्जी है कि आपका सेकंड पैराग्राफ, अगर आपको 4-5 आइटम चाहिए तो पैराग्राफ फॉर्म में उन आइटम्स का नाम लिख दें। अगर आपके आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप उस पैराग्राफ में लिख देंगे मैं आपसे लैब आइटम्स चाहिए जिनकी लिस्ट अटैच है एनेक्सचर ए के तौर पे साथ में, और नीचे इंक्लूजर जो मैंने आपको कहा था एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ अ लेटर है उसमें लिख के वो भी लिख देंगे एनेक्सचर ए इज अटैच्ड। और फिर उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ, उसमें आप लुकिंग फॉरवर्ड या वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस इस किस्म की एक लाइन लिख देते हैं, दैट्स इट, जिसे आप कंक्लूडिंग भी कहते हैं और प्रॉम्प्टिंग भी कहते हैं। प्रॉम्प्ट करना क्या होता है मुज्तबा? प्रॉम्प्टिंग क्या होती है मुज्तबा? मुज्तबा आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ये सर आ रही है। ये प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है? प्रॉम्प्टिंग का रमेश को आइडिया है? नो सर। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को फॉर एग्जांपल पुश करना, जल्दी उससे रिजल्ट आउट करवाना है, जल्दी उसको प्रॉम्प्ट करना। मीन समटाइम कुछ लोग तकारीर कर रहे होते हैं, जैसे बिलावल के बारे में मशहूर था कि जब ये शुरू में आया तो इसने प्रॉम्प्टर लगाए होते थे। वो प्रॉम्प्टर क्या होते हैं कि जिन पे वर्ड्स अपीयर होते जाते हैं और उन वर्ड्स को आप देखते हैं और आप बोलते जाते हैं, आपके जहन में आइडिया आता जाता है। तो कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को पुश करे टू गेट द रिजल्ट क्विकली उसे आप प्रॉम्प्टर कहते हैं या प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कंक्लूडिंग पैराग्राफ को प्रॉम्प्टिंग पैराग्राफ भी कहते हैं कि वो प्रॉम्प्ट करता है कि जी देखिए जैसे लुकिंग फॉरवर्ड आपने कहा या वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस, ताकि आपको जल्द से जल्द सर रिस्पांस। प्रॉम्प्ट का मतलब इशारा करना नहीं होता? इशारा करना नहीं होता प्रॉम्प्ट का मतलब? देखिए लफ्जी मतलब हो सकता है, इशारा करना भी हो, लेकिन यहाँ हम जो प्रॉम्प्टिंग जिस सेंस में यूज़ करने हैं वैसे इशारा करके भी अगर किसी से प्रॉम्प्ट का मतलब ये होगा किसी से कोई काम निकाल रहे हैं तो उस सेंस में प्रॉम्प्ट यूज़ हो सकता है। लेकिन प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता बेसिकली ये प्रॉम्प्ट करना कि किसी चीज़ के लिए पुश करना कि कोई समटाइम आप किसी को इशारा करके भी तो कहते हैं कि ये काम कर दो, तो ठीक है इस सेंस में आप कह सकते हैं आपने इसे प्रॉम्प्ट किया। जैसे आप कह रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड या वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस, तो ये आप उसे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ बोलो और आप नहीं बोल रहे उस्मान, और मैं कहता हूँ यूं यूं इशारा करता हूँ, तो ये भी मैं प्रॉम्प्टिंग ही कर रहा हूँ ना। यू गॉट इट नाउ? जी सर। आपने इसके सेंस को फॉलो करना है, मैं इसलिए इसका सेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये लास्ट एसेंशियल पार्ट है 7वां। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो योर्स हैं यहाँ पे इनके कोई एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, देख लें जैसे ये है। अक्सर औकात ये मिस्टेक होती है, इसीलिए मिस्टेक भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने की तो इसके नंबर बहुत सारे कट जाने हैं। ये योर्स में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, अगर होगा तो ये कॉमन मिस्टेक है। तो इसलिए योर्स ट्रूली में कि योर्स में यहाँ पे अपने एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी। और एक चीज़ इन तीनों ऑप्शन में मैंने मेंशन नहीं की जो आप लोग करते हैं, योर्स ओबीडेंटली। फॉर गॉड सेक आपने योर्स ओबीडेंटली इस्तेमाल नहीं करना है किसी सूरत में, ठीक है, क्योंकि आपके लेटर से ये ना पता चले। और मैंने आपको सारा फॉर्मेट बताया, इसलिए बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उसी डगर पे चलें जो रटे रटाए लेटर्स हैं उनको आप कर रहे होते हैं। चले मैं नेक्स्ट मीटिंग का आपको लिंक सेंड करता हूँ एंड लेट मी एक्सप्लेन।